हेलो, नमस्कार, वणक्कम। मेरा नाम है सुधीर सहस्त्र नामन और आप देख रहे हैं सीबीएसई विद सुधीर। चलिए, आखिरी चैप्टर साइंस का करते हैं आपकी क्यूरियोसिटी टेक्स्ट बुक कक्षा 7 की। पहले के 11 चैप्टर्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन या अगर आप इंग्लिश एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो सभी कुछ कर दिया गया है। ये आखिरी वीडियो रहेगा जहां तक इस किताब का सवाल है क्लास 7 में। नाउ मैंने जानबूझकर इसको फुल स्क्रीन रखा है ताकि आपको समझने में और स्क्रीनशॉट लेने में ज्यादा आसानी हो। नाउ शुरुआत होती है एज यूजुअल कहानी के साथ। तो कहानी ये है कि कन्याकुमारी, कन्याकुमारी मालूम है ना कहां पर है कन्याकुमारी? अगर मैं आपको दिखाऊं भारत के नक्शे पर, तो अगर ये भारत का नक्शा है दक्षिण भारत का, तो कन्याकुमारी यहां पर आता है, यानी कि भारत का सदर्न मोस्ट टिप माना जाता है कन्याकुमारी। और इसके आगे यहां पर श्रीलंका है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली एक्यूरेट नहीं रहेगा। सो कन्याकुमारी में एक सुबह, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, हालांकि केरल के बॉर्डर के काफी पास पड़ता है। 12 साल की रश्मिका साइकिलिंग के लिए जा रही थी, काफी खुश थी क्योंकि उस दिन उसके साइंस टीचर ने कहा था कि वो काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताएगी उस दिन। ना, रश्मिका को इस बात की जानकारी थी कि जो नारियल के पेड़ के जो शैडोज थे, यानी कि उनकी जो परछाई थी, वो मॉर्निंग में लंबी होती है। और इसके बारे में मैंने लाइट के चैप्टर में ऑलरेडी आपको बता दिया है कि क्यों ऐसा होता है ना? जब हमने शैडोज की बात की थी, याद है ना? लाइट के चैप्टर में जाके देखिए, इस पूरी बात की जानकारी और समझाया था शैडोज के बारे में, यानी कि परछाई के बारे में। लेकिन दोपहर के समय पर वो परछाई छोटी होती है, राइट? तो उसने उसके बारे में सोचा, और आपको तो मालूम होगा ना, आपको तो ऑब्वियसली मालूम होगा क्योंकि आपने लाइट चैप्टर पढ़ लिया है। तो लाइट का सिलसिला ऐसा है कि सन यहां से है, तो सन की रेस यहां पर आ रही है और यहां पर एक व्यक्ति है, तो परछाई यहां पर लंबी होगी। लेकिन जब सूरज इस तरफ आएगा और ऊपर आएगा, तो यहां पर परछाई उसके नीचे छोटी सी हो जाएगी क्योंकि ये टॉप लाइट हो रही है, ये एक एंगल पे पड़ती है। उसी तरह से शाम के समय पर भी परछाई लंबी होगी क्योंकि एक एंगल पे जा रही है ना? ना, उसने उसके बारे में सोचा और उसने ये बात पर आई मीन शी डिसाइडेड दैट द साइज ऑफ द शैडोज चेंज, कि शैडोज की साइज इसलिए बदलती है क्योंकि सूरज स्काई में मूव करता है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन। लेकिन उसको ये भी याद है पिछले 6 क्लास में कि अर्थ मूव अराउंड द सन। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि हम सोचें कि अगर ये अर्थ है और ये सूरज है, तो अगर अर्थ सूरज के चारों ओर घूमता है, तो सूरज ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्यों जाता है? ओके, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो हमें क्यों लगता है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट? मैं आपको एक बात बता दूं, हम छोटे से एक बात को पढ़ते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये सबसे बड़ा झूठ है क्योंकि सूरज कहीं नहीं जाता है, सूरज एक ही जगह पर खड़ा रहता है। लेकिन चूंकि धरती अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सूरज की पोजीशन बदल रही है। एक्चुअल में सूरज की पोजीशन नहीं बदल रही है, धरती की पोजीशन बदल रही है। तो इस वजह से हमें लगता है, सो इट इज ऑल एन इल्यूजन। तो जैसे हमने देखा साइकिल पे ये तीनों बच्चे जा रहे हैं और उनकी परछाई आप देख सकते हैं जमीन पर, राइट? तो इसका मतलब है ये परछाई और इसके साथ साथ इनकी परछाई हो, इन कोकोनट ट्रीज की परछाई हो, आप देख रहे हैं सभी इस तरह के एंगल पर हैं। तो इसका मतलब सूरज समवेयर यहां पर कहीं पर है, जिसकी वजह से इस तरह की परछाई आ रही है ना? नाउ अब हम चलते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ के बारे में समझने के लिए। ओके, अब जहां तक रोटेशन का सवाल है, उसके लिए समझने के लिए आप इस मेरी गो राउंड, जिसमें आपने अपने नेबर पड़ोस के किसी पार्क में तो खेला जरूर होगा। ओके, तो उसमें उसकी बात करें, तो जब हम उस मेरी गो राउंड में बैठते हैं, ओके, हालांकि मुझे समझ में नहीं आता स्कूल यूनिफॉर्म में कौन सा बच्चा जाएगा पार्क में, एनीवे तब यहां पर जाते हैं तो ये डायरेक्शन कौन सी है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये ऐसा जा रहा है, अगर ये 12 है, ये 6 बजे है, 3 बजे है, 9 बजे है, तो यहां से जब हम मूव करें उसको क्लॉकवाइज कहते हैं। लेकिन ये वाला जो है, अगर ये ऐसे मूव हो रहा होता तो ये क्लॉकवाइज होता, लेकिन ये अभी मूव हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना? तो वाइल यू आर सिटिंग ऑन द मूविंग मेरी गो राउंड, लुक अराउंड यू, आप अपने आसपास देखिए, तो आपको नजर आएगा कि ये पेड़, ये पौधे, ये झाड़ियां सब भी दूसरी दिशा में
घूम रही हैं, राइट? तो आपको लगेगा कि वो सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हैं, whereas you are moving in the anti clockwise direction. अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो ऐसा लगेगा कि पेड़ और पौधे और झाड़ियां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हैं, राइट? तो बेसिकली वही मतलब होता है। उसी तरह से जब धरती सूरज के के हिसाब से रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर, तो उसी वजह से लगता है कि सूरज ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ जा रहा है, राइट? तो द फैक्ट इज दैट द सन अपीयर्स टू बी मूविंग बिकॉज वी व्यू इट फ्रॉम द अर्थ विच इज टर्निंग अराउंड इटसेल्फ। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा क्यों लगता है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो आपको यही उत्तर देना है कि बंधु वो इसलिए है क्योंकि हम अर्थ अपने अराउंड घूम रहा है, इसलिए हमको सूरज ऐसा लगता है कि सूरज ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ जा रहा है। सूरज घर से दफ्तर, दफ्तर से घर नहीं आता है, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है। ओके, प्रतीत होता है, अच्छा शब्द है। अब जैसे इसके थोड़े और उदाहरण देख लीजिए। एक स्पिनिंग टॉप, ये कभी खेला है? हम छोटे में खेलते थे लट्टू के साथ, कि आप एक धागे से इसको नीचे करें और वो लट्टू की तरह घूमेगा और उसको हाथ पे लेकर हाथ पर भी वो घूम सकता है, उसको सही तरीके से बैलेंस किया जाए। तो लट्टू को भी अगर हम ऊपर की तरफ से देखें, अगर आप लट्टू को ऊपर के डायरेक्शन से देखें तो आप पाएंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। ओके, उसी तरह से आप फैन को देखिए, वो भी घूम रहा है। बॉल को अगर आप इस तरह से बास्केटबॉल को बैलेंस कर सकें, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। इन ए सिमिलर वे द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स और रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन स्पेस। उसी तरह से तो अगर आप अर्थ को ऊपर की दिशा से देखेंगे, जैसे आप एक बॉल को रख लीजिए, अभी आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके एक बॉल को रखिए और बॉल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए, ऊपर की दिशा से देखिए। तो ऊपर की दिशा से देख रहे हैं तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ नजर आएगा। अगर दूसरी दिशा में होता तो वो क्लॉकवाइज होता, लेकिन अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, राइट? तो अर्थ एक रोटेशन के लिए 24 घंटे लगाता है। अब समझ में आ गया कि एक दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं। सो व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ द नॉर्थ पोल, the earth is rotating in the anti-clockwise direction, that is from west to east. ये west है, ये east है, तो यहां से लेकर ऐसे घूम रहा है, राइट? तो इसी वजह से ईस्ट डायरेक्शन में, जैसे अगर आप सूरज को देखें और अगर आप गुवाहाटी में हैं या शिलोंग में हैं, मेघालय में हैं, तो वहां पर सूरज ज्यादा जल्दी दिखेगा दिन में इन कंपैरिजन टू लेट्स से राजकोट और सूरत और अहमदाबाद इन गुजरात, क्योंकि वो वेस्टर्न डायरेक्शन में है भारत के, या मुंबई कहिए, राइट? तो गुवाहाटी के मुकाबले राजकोट या मुंबई में सूरज थोड़े देर बाद दिखेगा, क्योंकि पहले ईस्टर्न डायरेक्शन में वो सूरज की तरफ रोशनी कर पाएगा। उसको सूरज तो एक ही जगह पर प्रेजेंट है, तो पहले आसाम उस तरफ आ गया तो वहां पर ऐसा लगेगा कि सूर्य उदय पहले हो गया और उसके बाद ही मुंबई या राजकोट या अहमदाबाद में आया। समझ में आ गई बात? ओके। तो उसी तरह से यहां पर दिखाया है कि यहां पर आप एक जगह पर स्टिकर लगाइए और देखिए कि वो पहले कहां पर सूरज की तरफ आता है। तो रोटेशन का डेफिनेशन क्या है? सो रोटेशन का डेफिनेशन है is the motion of an object in which all its parts move in circles around an imaginary line that passes through it. This line is called the axis of rotation. तो ग्लोब का एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से है, राइट? एक एंगल पर रहता है, उस एंगल पर वो रोटेट कर रहा है। समझ में आ गई बात? यस और नो? चलिए अभी, और ये बहुत दिलचस्प चैप्टर है, मुझे क्लास 6 में भी बियॉन्ड अर्थ चैप्टर बहुत पसंद है। एक्चुअली मुझे सभी कुछ काफी दिलचस्प भी लगते हैं, लेकिन ये खास तौर से काफी अच्छा लगता है। नाउ यहां पर आप देखिए, अगर आप ये हमारा अर्थ है, ओके, ये हमारा अर्थ है, इसको आप समझ लीजिए ये सूरज है, ओके। ये टॉर्च को आप एक फिक्स्ड पोजीशन पर लगा दीजिए, ओके। अब इसका जो बीम है इस तरह से आ रहा है, तो आप देखेंगे कि एक हाफ, ये वाले हाफ में आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा दिन है यहां पर, क्योंकि यहां पर सूरज की रोशनी है, राइट? और दूसरी तरफ रात है, जैसे आप यहां पर ऑस्ट्रेलिया देख पा रहे हैं, राइट? तो ऑस्ट्रेलिया में उस समय पर रात होगी, जबकि अफ्रीका, यूरोप वगैरह में दिन का समय है, जो कि ग्लोब में
सूरज की रोशनी के बिल्कुल सामने है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वर्ल्ड मैप के बारे में जानकारी तो होगी कि यूरोप कहां पर है, एशिया कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, अमेरिका कहां पर है, इत्यादि। राइट, तो ये हो गया। तो इन इंडिया सनराइज फर्स्ट अकर्स इन द ईस्टर्न पार्ट, जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको, आसाम और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम वगैरह के बारे में। राइट, while looking at the eastern part of India on the globe, rotate the globe in one direction and then in the opposite direction. What is the direction of rotation when light falls on the eastern part of India first? यानी कि वो ऊपर से देखे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और ये ईस्टर्न पार्ट जैसे आसाम हुआ वो पहले आएगा, वेस्टर्न पार्ट मुंबई थोड़ी देर बाद आएगा। तो अगर आपको लगता है कि वहां पर सूर्योदय थोड़े समय पहले पहुंचेगा इन कंपैरिजन टू ए मुंबई और एन अहमदाबाद, राइट, आई होप आपको समझ में आ गया। इन कंपैरिजन टू मुंबई, जैसे यहां पर अगर आप देखें, अगर ये इंडिया का मैप है, ओके, तो यहां पर लेट्स से कोलकाता की बात करते हैं जो कि ईस्ट में है। राइट, कोलकाता की बात करते हैं। लेट्स देन टॉक अबाउट हैदराबाद, ओके, जो कि बीच में पड़ता है, दक्कन में पड़ता है। और यहां पर अगर आप देखें, यहां पर अहमदाबाद पड़ता है, ओके, अप्रोक्सीमेटली, ओके, मेरा मैप और ड्राइंग्स के से तो पहले, बिकॉज द थिंग इज इन द ईस्ट एंड दिस इज इन द वेस्ट, सो द सन इट विल लुक लाइक यहां पर सनराइज पहले होगा कंपेयर टू हैदराबाद एंड अहमदाबाद। कंपेयर टू अहमदाबाद भी हैदराबाद में सनराइज पहले होगा और उसके बाद अहमदाबाद में होगा। ओके, बेसिकली डिफरेंस ऑफ ए फ्यू मिनट्स, लेकिन इट विल मेक इट डिफरेंस कि आपको लगेगा कि the light has come earlier in Kolkata compared to Hyderabad and Ahmedabad, and compared to Ahmedabad, Hyderabad also will be a little earlier. Okay, so the light falls on the eastern part of India first when the globe rotates from west to east with respect to the north south axis. North south मतलब आप ऊपर से देख रहे हैं, अगर ये ऊपर से ऐसा दिखता है, राइट, अगर ये ऊपर से ऐसा दिखता है तो it will be moving in this direction, the globe. Sunrise occurs as your location moves into light and sunset occurs as it moves into darkness. उसी तरह से सनसेट भी आसाम में पहले होगा क्योंकि वो पहले वहां से डार्कनेस की तरफ, डार्क पोर्शन की तरफ, यानी कि सूरज की रोशनी के दूसरी तरफ आसाम पहले पहुंच जाएगा। सो सनसेट पहले कहां होगा, वो भी आसाम में पहले होगा, और अहमदाबाद में ज्यादा देर तक सूरज की रोशनी आपको नजर आएगी। तो ये हो सकता है कि 5, 5:30 तक वहां पर दिन ढल जाए, हाय, कहां पे, आसाम में, लेकिन तब आप पाएंगे कि अहमदाबाद में अभी भी सूरज की रोशनी मौजूद है। तो इनफैक्ट क्या होता है, जब आप क्रिकेट मैचेस कंडक्ट करते हैं गुवाहाटी स्टेडियम में, राइट, तो गुवाहाटी स्टेडियम में होता क्या है, गुवाहाटी स्टेडियम में, गुवाहाटी इसके ऊपर है, राइट, गुवाहाटी स्टेडियम में सूरज की रोशनी अराउंड 4:35 तक बिल्कुल खत्म हो जाती है। राइट, तो टेस्ट मैचेस वहां पर ज्यादा जल्दी शुरू होते हैं। तो टेस्ट मैचेस वहां पर सुबह 9 बजे, नॉर्मल टाइम ऑफ स्टार्टिंग ए टेस्ट मैच, क्रिकेट टेस्ट मैच अगर अहमदाबाद या मुंबई में खेले तो 9:30 होता है, लेकिन अगर गुवाहाटी में खेले तो 8:45, 9 o'clock शुरू करते हैं, ताकि आप उसको 4:30 बजे तक, जब तक लाइट फेल हो जाती है तब तक आप पूरे 80 ओवर दिन के खत्म कर दे, 80 या 90 ओवर जितने भी खत्म करने होते हैं। तो ये एक और तरीका है। इसके साथ साथ भी आपसे क्वेश्चन पूछा, अरे मजा आ गया, ये क्वेश्चन मैं अपने टेस्ट पेपर में डालूंगा, राइट, कि क्रिकेट मैचेस आसाम में ज्यादा जल्दी शुरू क्यों होते हैं और जल्दी खत्म क्यों होते हैं इन कंपैरिजन टू अगर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मैच होना हो। तो इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के हिसाब से आप सोचो कि आपको बेसिकली साइंस का कॉन्सेप्ट ही इस्तेमाल करना है। ओके, नाउ the earth's rotation from west to east causes the day night cycle as shown in figure 12.5. the side facing the sun experiences daytime, जैसे मैंने कहा कि सूरज की रोशनी यहां पर पड़ रही है, जैसे अभी टॉर्च की तरफ से दिखाया, तो यहां पर पूरा ये डे है, इस तरफ क्या है, ये नाइट टाइम है। राइट, नाउ इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन द इक्वेटर। अब आप सोचिए कि आप इक्वेटर कहां पर पड़ेगा, ऐसे यहां पर इक्वेटर पे पड़ेगा। तो आप सोचिए कि आप इक्वेटर पर खड़े हैं, पृथ्वी के इक्वेटर पर खड़े हैं, और जब वो ईस्ट, वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ घूम रही है, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। अब यहां पर ये जो लड़की है अब इक्वेटर पे खड़ी है, तो पहला स्टेप क्या है, आई एम फेसिंग द नॉर्थ एंड माई बैक इज टू द साउथ। अगर इक्वेटर पे खड़ी है तो ईस्ट इस तरफ आएगा, वेस्ट इस तरफ आएगा, और
उसका बैक साउथ, अगर वेस्ट यहां पर है तो साउथ नीचे होगा, और शी इज फेसिंग द नॉर्थ। तो द मॉर्निंग सन अपीयर्स इन माय व्यू फ्रॉम द ईस्ट, यहां पर उसको सूरज दिखेगा। अब यहां पर वो दोपहर के समय पर आ गई है। अब दोपहर के समय पर उसकी पोजीशन अलग हो गई है, तो ईस्ट यहां पर है, वेस्ट यहां पर है, और वो फिर से नॉर्थ को ही फेस कर रही है, लेकिन सूरज उसके बिल्कुल ऊपर है 12 बजे। इवनिंग समय पर यहां पर फिर से रोटेट हो गई है, और शी इज फेसिंग द नॉर्थ अगेन, लेकिन यहां पर द सन हैज स्टार्टेड टू डिसअपियर। और रात के समय पर तो ऑब्वियसली इट विल बी अंधेरा, सूरज तो दिखेगा ही नहीं, बिकॉज वो यहां पर होगी। So due to the rotation of the earth, the sun appears to rise in the eastward direction, move across the sky from the east to the west, and set in the westward direction, and then the night begins. तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है मेजरमेंट ऑफ टाइम और मोशन में। हमने देखा था गैलीलियो, वो चर्च का जो मैंने आपको पढ़ाया था, राइट, पेंडुलम के बारे में, उसका एक अच्छा सा इलिस्ट्रेशन भी दिखाया था। अगर याद नहीं है तो जाके उस वीडियो को देखिए। तो 17th सेंचुरी में एक और वैज्ञानिक ह्यूएंस ने कहा कि उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया टू मेक पेंडुलम क्लॉक्स, जो कि टाइम को मेजर करते थे। जैसे एक क्लॉक होता है ना, क्लॉक ऐसा होता है तो वो ऐसे घूमता है और ऐसे घूमता है, राइट। सो और क्लॉक ऐसे यहां तक आता है फिर वापस जाता है, राइट। सो इन द मिडल ऑफ द 19th century another scientist called Leon Foucault used a long pendulum to give the first simple demonstration of the earth's rotation। तो पेंडुलम का इस्तेमाल किया अर्थ के रोटेशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। इसी वजह से उस पेंडुलम का नाम फॉकॉल्ट पेंडुलम कहा जाता है, जहां पर एक लंबे स्ट्रिंग के साथ और एक हेवी बॉब, बॉब मतलब ये गोला, उसको सीलिंग से सस्पेंड किया जाता है। और इसको अभी नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी उसी को उसका इस्तेमाल किया गया है, राइट। इट सिंबलाइजेस द इंटीग्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया विद द वास्टनेस ऑफ द कॉस्मोस। कॉस्मोस मतलब पूरा जो सोलर सिस्टम वगैरह है, राइट। नाउ अगर अर्थ रोटेट कर रही है, shouldn't the stars also appear to be moving like the sun? ओके, पढ़ते हैं। अब इसके बारे में क्या है, ये जो सितारे वगैरह हैं जिसके बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा था, राइट। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर आप एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन करें एक पर्टिकुलर स्टार कॉन्स्टलेशन की, फॉर एग्जांपल जो बिग डिपर जिसके बारे में क्लास 6 में पढ़ा था, तो उसको अगर हम 2 घंटे बाद देखें, हैज इट मूव्ड, तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट, ये बेसिक फंडा है। The Earth's axis of rotation points very close to the pole star in the northern hemisphere। इसीलिए जो ध्रुव तारा है वो लगता है कि वो एक ही जगह पर है। वो लगता है क्योंकि जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उसके काफी समीप है, काफी पास है, राइट। तो इसलिए लगता है कि वो एक ही जगह पर खड़ा हुआ है और बाकी सितारे उसके आसपास घूमते रहते हैं। सो सूरज की तरह चंद्रमा भी ईस्ट से निकलता है, वेस्ट की तरफ उसका आई मीन ढल जाता है, क्योंकि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब अर्थ भी रोटेट कर रहा है, मून भी रोटेट कर रहा है, राइट। सन तो ऑब्वियसली स्टेशनरी है, तो इसकी वजह से काफी सारे फिनोमिना होते हैं जैसे एक्लिप्सेस, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर एक्सपोजर दिस थिंग है, कैमरा के शटर को ओपन करके टू सी कि किस तरह से सितारे घूमते हैं। तो इसके बारे में आर्यभट्टिया में काफी लिखा था, राइट, बेसिकली टॉकिंग अबाउट द रोटेशन। एंड द दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा था कि अर्थ के रोटेशन के लिए उसको 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकेंड्स की जरूरत पड़ती है। आप देखिए आर्यभट्टा कितने एक्यूरेट थे, फाइनली निकला 24 घंटे, राइट। तो ये बेसिकली ही वाज जस्ट शॉर्ट बाय अ फ्यू मिनट्स, बाय जस्ट अबाउट 3 ऑड मिनट्स पूरे करेक्ट कैलकुलेशन करने के लिए। ओके, नाउ अब हम चलते हैं दूसरी तरफ जो है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की तरफ। ओके, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ का क्या अर्थ है? सो रेवोल्यूशन मतलब जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के चारों ओर घूमता है। रोटेशन जो हुआ मतलब कि वो अपने ही एक्सिस पर इधर से उधर घूम रहा है, लेकिन रेवोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि सूरज यहां पर है, धरती यहां पर है, इसके आसपास ऐसे चक्कर लगाए, इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। अगर आपका स्कूल यहां पर है, आप गाड़ी यहां से चलाते हैं, राइट, और इसको चला के पूरा एक चक्कर लगाते हैं, इसको हम रेवोल्यूशन कहेंगे। लेकिन अगर आप यहां पर खड़े होकर इसके आसपास ही घूम रहे हैं, ओके, आप अपने घर के, ये स्कूल है, ओके, आप अपने घर के आसपास ही ऐसे घूम रहे हैं, तो इसको रोटेशन कहेंगे। ये हो गया पूरा रेवोल्यूशन अराउंड द सन। सो जब रेवोल्यूशन मतलब जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के चारों ओर घूमती है, जैसे अर्थ सन के चारों ओर घूमता है,
और अर्थ के पाथ को एक ऑर्बिट कहते हैं, राइट। एक ये जैसे ये हो गया, ये जो पूरा गोला है इसको ऑर्बिट कहा जाता है। ओके, ऑर्बिट एक च्युइंग गम है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। सो द पाथ an object takes while revolving around another object is called the orbit if viewed from the top, यानी कि धरती को अगर हम ऊपर से देखें या पूरे सोलर सिस्टम को हम ऊपर से देखें, so the orbit of the earth around the sun is nearly circular, ये एक गोले की तरह है, nearly, it is not a perfect circle but almost like a circle, right। और ये सब हमने क्लास 6 में काफी पढ़ा है। So the orbit appears elongated because it was a side view of the orbit, जब आप साइड से देखते हैं तो लगता है elongated है। और अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज और 6 घंटे का समय लगता है। अब आप बताइए लीप ईयर कैसे होता है, क्योंकि 365 डेज और 6 आवर्स, 6 into 4 is what 24 hours, which is why you get a leap year, यानी कि एक हर 4 साल में एक साल 366 डेज का होता है, क्योंकि एक्चुअल रेवोल्यूशन का टाइम 365 डेज जो कि एक साल होता है, लेकिन हर साल 6 घंटे भी बढ़ता है, तो हर 4 साल बाद साल में 366 डेज आते हैं, इसको लीप ईयर कहा जाता है। समझ में आ गई बात? Isn't it very fascinating, right? तो ये है, तो चेंजिंग व्यू ऑफ द नाइट स्काई फ्रॉम द अर्थ। नाउ एवरी इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन, ये तो हमको मालूम है, एंड द नाइट स्काई बिकम्स विजिबल। वी नो, हमको मालूम है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से हो रहा है ना। तो अब हम देखेंगे यहां पर इस तरह से है, जैसे कि जब अर्थ सूरज के चारों ओर घूमती है, जब धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, तो रात में हम स्पेस का अलग अलग हिस्सा देखते हैं, इसलिए हर महीने अलग अलग कॉन्स्टलेशंस दिखते हैं, कि जो दिसंबर में जिस तरह से हमको सितारे दिखते हैं वो मार्च में नहीं दिखते हैं, जून में नहीं दिखते हैं, सितंबर में अलग दिखते हैं। सो इसलिए हर महीने अलग अलग कॉन्स्टलेशन दिखते हैं, और मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में जो हमको इस इलस्ट्रेशन में दिखाया है, वहां पर नाइट स्काई काफी बदल जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये अलग अलग हिस्सा इट इज गेटिंग exposed also because it's a different part of the solar system which is getting exposed. Okay, you can also notice this change by looking at the pattern of stars. Okay, ये again हमने क्लास 6 में काफी डिटेल में पढ़ा था। तो भील और पवारा और इंडिजिनस कम्युनिटीज, जो कि वहां की लोकल कम्युनिटीज हैं, तापी वैली इन वेस्टर्न इंडिया, जिन्होंने स्टार्स के सर्टेन पैटर्न्स को नोटिस किया कि ये इस पैटर्न पे रहता है, तो इससे हमको यहाँ पर इस समय पर बरसात होगी। ओके, The Earth's axis of rotation is not upright with respect to the orbit but tilted. जैसे मैंने कहा ये एक एंगल पर है, ये देखिए, ये इट्स नॉट ऐसा करके सीधा नहीं है, ये एक एंगल पर है, राइट, ये एक एंगल पर है। तो the tilt of the Earth's axis and the spherical shape of the Earth gives rise to seasons. अब इस वजह से सीजन्स होते हैं, ऋतुएं होती हैं, जिसके बारे में हमने ज्योग्राफी में भी काफी डिटेल में पढ़ा है, राइट। अब हम देखेंगे कि मार्च के महीने में यहां से ऐसा है, अब सितंबर के महीने में इट इज द समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज इस टिल्ट में यहां पर सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन सितंबर के महीने में ऐसा नहीं है, राइट। और दिसंबर के महीने में आप देखेंगे कि यहां पर विंटर ज्यादा है, आई मीन नॉर्थ पोल में विंटर ज्यादा है, और यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है दिसंबर, बिकॉज ये वाला पोर्शन सूरज को ज्यादा एक्सपोज होकर रखा हुआ है, राइट। So in June, the northern hemisphere is tilted towards the sun, while the southern hemisphere is tilted away from the sun, right? अभी आगे और डिटेल में इसके बारे में देखेंगे, आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, बट बेसिकली आपको देखना है कि कौन सा पोर्शन टिल्टेड है। नाउ एज गिवन इन फिगर 12.10a, जो अगले इस पे है, तो उसमें अगर आप उसको देखेंगे कि आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर नॉर्थ पोल, सूरज की रोशनी यहाँ पर पड़ रही है, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि द एंटायर नॉर्थ पोल इज गेटिंग मोर सनलाइट, राइट। यहाँ पर ज्यादा रोशनी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे रोशनी कम पड़ रही है, राइट। सो द सेम अमाउंट ऑफ सन रेज आर स्प्रेड इन ए लार्जर एरिया इन दिस हेमिस्फीयर, हेंस दे आर लेस इंटेंस। यहां पर देखेंगे दे आर लेस इंटेंस, राइट। लेकिन यहां पर ज्यादा इंटेंसिटी से यहां पर पड़ रहा है, तो यहां पर सूरज, यहां पर ज्यादा गर्मी होगी, राइट। लेकिन दिसंबर के महीने में आप देखेंगे
कि द नॉर्थ पोल हैज मूव्ड दिस साइड, राइट, साउथ पोल इस तरफ आया है, तो यहां पर आपको ज्यादा रोशनी वगैरह नजर आएगी और ज्यादा धूप सदर्न पोल पर नजर आएगी. दैट इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड. सो द नॉर्थ पोल रिसीव सनलाइट ऑल 24 आवर्स इन जून. नॉर्थ पोल 24 घंटे यहां पर सूरज की रोशनी होती है और यहां पर 24 घंटे रात होती है. लेकिन दिसंबर के महीने में जो अगले जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में यहां पर आप पाएंगे यहां पर पूरा दिन होता है और यहां पर पूरी रात होती है. 24 घंटे तक रात ही रहती है, राइट. सो यहां पर इस तरह से वो रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो यहां पर पूरा रात का समय ही रहेगा तकरीबन दिसंबर के पूरे महीने में. So the seasons and length of daytime are reversed in the southern hemisphere as compared to northern hemisphere. Hence it is winter in June and summer in December as far as the southern pole, south pole is concerned. अब यहां पर दो धारणाएं हैं जिसके बारे जो कि काफी गलत धारणाएं हैं, उसके बारे में कहा गया है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट करता है, वो सन की तरफ क्लोज है करके माना जाता है, राइट. ये गलत है. The orbit of the earth is an oval with the sun slightly displaced from the center, so the earth is at different distances from the sun over the year. Basically the difference in distances in either of the two cases is very small and these are not the reasons why seasons occur. So season इनकी इन दो स्टेटमेंट्स की वजह से सीजन्स नहीं होते हैं, यही इस पर्टिकुलर बॉक्स में आपको समझाया गया है. इनफैक्ट अर्थ इज द क्लोजेस्ट टू द सन इन द मंथ ऑफ जनवरी. Now, in the northern hemisphere, the longest day, जो नॉर्थर्न पोल, जो नॉर्थ पोल में है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर मतलब जो इक्वेटर के ऊपर है, वहां पर 21 जून को, और ये काफी इंपॉर्टेंट डे है, इसको समर सोल्स्टाइस कहते हैं. इस दिन इट इज द लॉन्गेस्ट डे. ये सबसे ज्यादा देर तक सूरज की रोशनी धरती पर पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर. लेकिन सबसे कम दिन वाला होता है और जिस दिन रात सबसे लंबी होती है वो होती है 22 दिसंबर. अब जब नेक्स्ट टाइम 22 दिसंबर या 21 जून आए, आप ध्यान दीजिएगा कि कितने समय तक सूरज की रोशनी धरती पर किसी भी जगह पर आप हैं वहां पर पड़ रही है, राइट. और 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे दिन होते हैं जबकि डे टाइम एग्जैक्टली 12 आवर्स तक रहता है, यानी कि 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, राइट. तो ये एक काफी अद्भुत फिनोमिना है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. इसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे डेट के बारे में पूछा जा सकता है कि समर सोल्स्टाइस की डेट कौन सी है, राइट. उसी तरह से विंटर सोल्स्टाइस की डेट कौन सी है ये आपसे पूछा जा सकता है. और स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्स की डेट क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है. 21 मार्च हुआ स्प्रिंग इक्विनॉक्स और 23 सितंबर हुआ ऑटम इक्विनॉक्स. Now at the North Pole, the sun rises in the east direction on the equinox day, that is 21st March, and remains continuously in the sky for 6 months. और सूरज कब ढलता है? 6 महीने बाद, यानी कि 22 सितंबर को, राइट. साउथ पोल उसका उल्टा बिहेवियर एक्सपीरियंस करता है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक पूरा रात का समय रहेगा, राइट. And the polar regions thus experience continuous sunshine for 6 months, followed by a 6-month period of darkness. This is a very fascinating fact जिसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है. अब अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तो बात पर समझ ली. बीच में क्या होता है? इक्वेटर के आसपास क्या होता है? इक्वेटर के आसपास 12 घंटे का सनलाइट और 12 घंटे का अंधेरा होता है और यहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो बीच में सनरेज हमेशा उसी तरह के इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी के साथ ही पड़ती है, राइट. सो इक्वेटर हमेशा हमने पाया है कि वहां के जितने भी देश और जितने भी शहर या गांव हैं वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है. उसी वजह से आप पाएंगे कि जो हमने सोशल साइंस में भी पढ़ा, दक्षिण भारत में गर्मी उत्तर भारत में जैसे हिमालयन रीजन्स के मुकाबले ज्यादा पड़ती है, राइट. अब हम 12.3 यानी कि एक्लिप्सिस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जब स्पेस की शैडोज कमाल दिखाती है, राइट. जब अब हम देखते हैं कि जो मरकरी और वीनस है, नाउ दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, लेकिन वो कभी भी वो सन की रोशनी को ब्लॉक नहीं करती है. मून ऑब्वियसली इज मच क्लोजर टू द अर्थ. तो पहले देखते हैं सूर्य ग्रहण कैसे होता है. सूर्य ग्रहण तब होता है जब मून सूरज और धरती के बीच में टांगड़ाता है, बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से
सूर्य ग्रहण होता है। यानी कि जो मून है, जो कि सूरज से काफी छोटा है, पृथ्वी से भी काफी छोटा है, लेकिन वो लाइट को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से धरती पर सूर्य ग्रहण का फिनोमिना नजर आता है। जैसे कि अगर आपने ये, आई डोंट नो वेदर आपने किया है, हम बच्चे में काफी करते थे, आप एक अंगूठा लगाइए और अपने भाई या बहन को आप अपने सामने खड़े होने के लिए कहिए, या किसी भी दोस्त को, आप पाएंगे कि अगर आप एक आंख को बंद करें, सो यू विल फील एज दो विद योर लिटिल थंब आप अपने दोस्त या भाई बहन को पूरी तरह से कवर कर सकते हैं, कि आपको उनका शरीर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। सो ट्राई टू कवर योर फ्रेंड्स हैंड with your thumb. So the size of the object as seen by your eye, also known as the apparent size, apparent मतलब जो आपको ऐसा प्रतीत होता है, depends both on the actual physical size and the distance from you, कि किस डिस्टेंस पर आप हैं, उससे आप अपने अंगूठे से पूरे शरीर या एटलीस्ट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। सो द apparent साइज, उसी तरह से जो apparent साइज ऑफ चंद्रमा और सूरज का जो होता है, this is so because though the moon is much smaller in physical size than the sun, the moon is obviously, सूरज के मुकाबले चंद्रमा हमसे काफी पास है। तो ऐसा लगता है कि जो उसी तरह से अंगूठा, आप अपने आप को धरती माने, अंगूठे को चंद्रमा माने, और अपने दोस्त या भाई बहन को सूरज माने, राइट। तो आपका अंगूठा ऑब्वियसली आपके पास है इन कंपैरिजन विद द पर्सन, जो आपका भाई बहन या दोस्त, राइट। तो उससे ऐसा लगता है कि the moon can appear to cover the entire sun as viewed from the earth. आप धरती हैं, आप देख रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि चंद्रमा सूरज को काफी हद तक ढक सकता है, राइट। Though the planets Mercury and Venus are much larger than the moon, but they are very far off from the earth, right? तो इसलिए उनका apparent size मून के मुकाबले छोटा होता है, राइट। तो इसलिए उनकी वजह से कभी भी सूर्य ग्रहण पास नहीं होता है। हालांकि वीनस जब एक बार क्रॉस करता है, एक टाइनी ब्लैक डॉट, उसको ट्रांजिट ऑफ वीनस कहते हैं, विच इज ए वेरी वेरी रेयर इवेंट। ओके, तो यहां पर जब सूर्य ग्रहण होता है तो कैसा होता है? सो दिस एरिया, तो यहां पर अगर आप 12.13 पर देखें तो ये सूरज है, ओके, दिस इज द सन। तो यहां पर ये जो चंद्रमा है ये बीच में आ गया, तो यानी कि ये वाला पोर्शन यहां पर सूर्य ग्रहण होगा, यहां पर नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा, यहां पर तो वैसे भी अंधेरा है, तो वहां पर तो कुछ नहीं होगा, राइट। तो इसकी वजह से इसको पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं, जहां पर आपको, आई मीन पार्शियल सोलर एक्लिप्स मतलब ये वाला जो साइड का एरिया है, लेकिन अगर आप इस जगह पर हैं तो आपको लगेगा कि पूरा अंधेरा हो गया। ऐसे when I was a child, I have also seen total solar eclipse, जिसको कि देखना में मनाई थी उसको, unless you have a very good machine telescope, अगर आप सूर्य ग्रहण को देखें तो it is dangerous to the eyes। तो मुझे याद है जब हम छोटे थे तो मूवी दिखाई जाती थी और पूरे घर को बंद किया जाता था, उस समय पर कुछ खाना या पीना मना होता था, प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट गो आउटसाइड, एंड इवन यू कैन नॉट गो एंड सी इट विद द नेकेड आई। आपको किसी ना किसी टेलीस्कोप के थ्रू ही देखना it is advised, otherwise you can lose your eyesight, it can affect your eyesight। तो इसके आसपास की जो जगह होंगी जहां पर भी थोड़ा सा शैडो पड़ रहा है, वहां पर पार्शियल सोलर एक्लिप्स होगा, लेकिन इस जगह पर जहां पर पूरा ब्लैक है वहां पर टोटल सोलर एक्लिप्स होगा। ओके, सो दिस इज ए वेरी फैसिनेटिंग साइट। तो यहां पर फिर क्या होता है, सूरज इस तरह से दिखता है, ये पूरी तरह से ढक गया, ये जो चंद्रमा है ये यहां पर पूरा ऐसे ढक गया, तो यहां पर पूरा ब्लैक स्पॉट आ गया। नहीं तो चंद्रमा अगर इस तरह से ढकेगा तो सूरज थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ये चंद्रमा का है, राइट। इसीलिए इसको पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। सो ड्यूरिंग ए टोटल सोलर एक्लिप्स फॉर अ फ्यू मिनट्स इट टर्न्स डार्क ड्यूरिंग द डे एज नो सनलाइट रीचेस द अर्थ ड्यू टू द अर्थ्स रोटेशन एंड द मोशन ऑफ द मून इन द ऑर्बिट। द मून शैडो, ये बेसिकली शैडो है, परछाई है, जो कि अर्थ के सरफेस पर मूव करती है। Thus the total solar eclipse is visible only for a few minutes। कुछ समय के लिए ही पूरा टोटल सोलर एक्लिप्स, ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे के लिए पूरा अंधेरा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। और सेफ व्यूइंग के लिए जैसे मैंने कहा, आपको इस तरह के प्रिकॉशंस को लेना पड़ेगा कि आप किसी ना किसी तरह के प्रॉपर टेलीस्कोप वजह से करेंगे, नहीं तो आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है। कई सारे आप प्लैनेटेरियम वगैरह पर जा सकते हैं इस सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए। तो इस तरह से देखें, जब ये पूरा चंद्रमा ऐसा आ गया, सूरज यहां से दिख रहा है, इसको डायमंड रिंग इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये एक अंगूठी की तरह नजर आ रहा है और यहां पर
हीरा जड़ा हुआ है, तो इसको डायमंड रिंग इफेक्ट कहते हैं। टोटल सोलर इफेक्ट, जब मून थोड़ा सा मूव होने लग जाए तो डायमंड रिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, राइट। तो यहां पर आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, विच योर टीचर कैन ऑल्सो शो इन योर क्लासरूम। पूरा अंधेरा करके यू कैन डू दिस, ओके। नाउ इसके साथ साथ कई सारे सुपरस्टिशंस वगैरह हैं, माना जाता है, बट जनरली इट इज एडवाइस, आई मीन फॉर वॉट एवर इट्स, वेदर यू कैन कॉल इट सुपरस्टिशन या किसी तरह की भावना हो या वॉट एवर, की ईटिंग हो, कुकिंग हो वगैरह नहीं करना चाहिए। गोइंग आउट ऑफ होम इज डेफिनेटली इवन साइंटिफिक, क्योंकि सूरज को उस समय पर नहीं देखना चाहिए, ओके। तो इसको संस्कृत में ग्रहण कहते हैं, राइट। और इसके बारे में कई सारे हमारे टेक्स्ट में भी पहले लिखा गया है। अब हम चलते हैं चंद्र ग्रहण की तरफ, जो कि अभी कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले हुआ था। मैं रात के 11 साढ़े 11 बजे ऊपर टेरेस पर जाके देख कर भी आया था। तो लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। इसमें धरती की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है, या बिकॉज मून की अपनी तो लाइट नहीं है, वो उसकी लाइट भी सूरज से आती है, तो सूरज की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंचती है, धरती बीच में आ जाती है। इस बारी धरती बदला लेती है, धरती टांग अड़ाती है बीच में। तो उससे क्या होता है कि धरती जब बीच में आई तो यहां पर आप देखेंगे पूरा टोटल सोलर एक्लिप्स हो जाता है मून का, जब मून पूरी तरह से, उसको रेड मून कहते हैं। इस बारी जो आया कुछ हफ्ते पहले, तब हमको रेड मून इफेक्ट देखने को मिला था, ओके। और जब बाहर निकलता है तब वो पार्शियल लूनर एक्लिप्स, जो बाकी के एरिया से पार्शियल लूनर एक्लिप्स दिखेगा। सो व्हेन द मून इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द अर्थ, इट इज इन द अर्थ शैडो, यानी कि धरती की परछाई चंद्रमा पर पड़ रही है, तब उसको टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। द ब्राइट डिस्क ऑफ द मून स्टार्ट्स टू अपीयर डार्क रेड, ओके, बिल्कुल उसको ब्लड रेड कहते हैं, ओके। उसको ब्लड रेड मून कहते हैं, ब्लड मून कहते हैं उसको, ओके। बड़ा फैसिनेटिंग था, कुछ हफ्ते पहले यहां पर दिखा था। एंड स्टेज दैट वे अंटिल द मूव्स आउट ऑफ द शैडो ऑफ द अर्थ, जब वो थोड़े से साइड में हो जाए तब वो नॉर्मल, अपने नॉर्मल रंग में, सफेद रंग में दिखेगा। when the part of the moon is in the earth shadow, अगर पूरा अर्थ कवर ना हो तो उसको पार्शियल लूनर एक्लिप्स कहते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण के कंपैरिजन में चंद्र ग्रहण को आप विद नेकेड आई देख सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, देयर इज नो हार्म टू द आईज, ओके। तो यहां पर जो कोडाइकनाल का जो कि तमिलनाडु में है, वहां का जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है, इट इज लोकेटेड इन द पर्णी रेंज ऑफ सदर्न इंडिया। पर्णी में एक बड़ा सा, एक वेरी फेमस टेम्पल इज ऑल्सो देयर, लॉर्ड मुरुगन का। It was established in 1899, right? और ये सूरज के बारे में हमको डेटा दे रहा है 100 साल से भी ज्यादा हो गए, 125 साल से ज्यादा हो गए, ओके। जो वैना बापू थे, he is known as the father of modern Indian astronomy, and he led efforts and he set up many telescopes near Nainital, in Kavalur, in Tamil Nadu. जो ऑब्जर्वेटरी है कवलूर का, वो उनके नाम पर लिखा गया है। उन्होंने कई सारे सितारों के बारे में पढ़ा और एक कॉमेट को भी डिस्कवर किया। तो ये एक नो ए साइंटिस्ट में आपको एम के वैणु बापू के बारे में पढ़ना जरूरी है, राइट। तो इसके साथ साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं इस चैप्टर को पढ़ने में आपको मजा आया, काफी आसान लगा। इसको एक बारी फिर से अपनी किताब को पढ़ेंगे तो अब आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके टेस्ट पेपर्स में थोड़े दिनों बाद बनाऊंगा अपने वेबसाइट पर, तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपको मदद मिलेगी, और वो क्वालिटी टेस्ट पेपर्स होंगे। मैं ऐसे बेकार के टेस्ट पेपर्स नहीं बनाता, क्वालिटी के टेस्ट पेपर्स होंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में प्रिपरेशन में काफी मदद मिलेगी। तो वो जब होगा मैं इस YouTube चैनल पर अनाउंस भी कर दूंगा, जब आप उसको वहां से ले सकते हैं, ओके। टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और अपने जूनियर्स को अगले साल जरूर रिकमेंड कीजिए कि इस चैनल को देखें। टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।